हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे जैव प्रक्रम का जो क्वेश्चन जितना भी वीआई बन सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे और टोटली कवर किया गया है। और एग्ज़ाम में आपका 100% है कि आप इसी तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं से आएगा। अब आप लोग को जैसे कि पता होगा कि अवर एग्ज़ाम जो है सो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको लिया जाएगा, 30 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कवकों में किस विधि द्वारा पोषण होता है। तो कवकों जो होते हैं सो परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका परपोषण। जीवाणुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो जीवाणु भी जो है सो परजीवी पोषण, क्योंकि जीवाणु भी जो है सो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सब पोषण के दो उदाहरण लिखें। सब वह पोषण विधि होता है जिसमें वो खुद भोजन बनाता है और खुद ग्रहण करता है, उसे सब पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण उसे कहते हैं जो दूसरे के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हरित पादप। हरित पादप आपको पता होगा कि हरित पादप जो है सो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, सब पोषण कहलाते हैं। और क्लोरोबैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत आते हैं। विषम पोषी के दो उदाहरण दें। विषम पोषी का मतलब आप समझिए परपोषी, जो दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे के थी करते हैं। तो इसमें जानवर आ जाता है और मानव, है ना। तो ये जानवर और गाय लिखा हुआ है तो आप जानवर भी लिख सकते हैं, यानी कि मानव और गाय लिखा हुआ है तो आप मानव और जानवर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया बताएं जिसके द्वारा सब पोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया बताएं जिसके द्वारा सपोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही सपोषी जो होते हैं, सपोषी वो होते हैं जो पेड़ पौधे करते हैं। तो सब पेड़ पौधे जो है सो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो होगा वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय के सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। तो पत्तियों में छोटा सा जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसको रंध्र कहा जाता है, और उसी रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा रंध्र। अगला क्वेश्चन है उन वर्णकों के नाम लिखें जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। पर्ण रहित भी कहते हैं, उसका नाम पर्ण रहित भी है। उस रंजक का नाम लिखें जो सौर ऊर्जा का शोषण कर सकता है ना। उसका नाम है हरित लवक। हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है। पर्ण रहित यानी कि क्लोरोफिल, है ना। अगला है किसी एक प्राणी समभोजी सूक्ष्म जंतु का नाम लिखें जिसका नाम है अमीबा, है ना। उसका नाम है अमीबा। ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। कोशिका द्रव में होता है ना। कोशिका द्रव में जो है सो ग्लूकोज के पाइरूवेट को कार्य कोशिका में बदलने की क्रिया होती है। किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखें। अमरबेल। यह दूसरे कीड़ मकोड़ों को जो है सो अपने फंसा के खाते हैं, अमरबेल। अगला है किसी एक पादप मृतजीवी का नाम लिखें। होगा मयूकर। अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है। तो वो होती है खाद्यदानी में, है ना। किसी रोग कारक परजीवी यानी कि परजीवी मतलब होता है प्रोटोजोआ का नाम लिखें। होगा एंट अमीबा, है ना। क्या होगा एंट अमीबा। किसी कीट भक्षी पादप का नाम लिखें। कीट जो खाता है उसको ड्रोसेरा कहते हैं या तो फिर घट प्राणी, है ना। अगला क्वेश्चन है एक ऐसे जंतु का नाम लिखें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। यानी कि ऐसा जंतु का नाम लिखना है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो जंतु का नाम लिखना है तो होगा युगलिना, है ना। युगलिना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्योंकि हर एक शिक्षक बताता है कि सिर्फ हरे पादप ही जो है सो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं, लेकिन एक जीव भी है जो यह एक अपवाद को दर्शाता है। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम, है ना। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों का नाम होता है एंजाइम। एंजाइम में एक रासायनिक पदार्थ होता है, ऐसा समझे आप। मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या फिर लार एमाइलेज, है ना। अगला है लाल रस या लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखें, है ना। तो उसका नाम होगा सेलाइवरी। क्या होगा? सेलाइवरी एमाइलेज। अगला है किसी टिड्डे के पाचन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। टिड्डे का, तो टिड्डे का पाचन तंत्र का नाम है ना, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अगला क्वेश्चन है एक फॉस्फेट जो एटीपी में अंतस्थे रहता है उसके टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है किलो जूल, है ना। तो उसको केजे से दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा 30.5 यानी 30.5 किलो जूल। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाई जाती है। इसका काम होता है कि उसमें जो विटामिन रस होते हैं या तो फिर मल रस होते हैं सो उसको सोखना, है ना। तो आप लोगों को बता दें कि क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। यह जो पढ़े सो पोषण के अंतर्गत था, अभी जो पढ़ रहे हैं सो यह है श्वसन। किसी एक के शरीर में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है ना। किस तरह के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो होगी ऑक्सी श्वसन में। जड़ का कौन सा भाग श्वसन से संबंधित गैसों के लेन देन में सम्मिलित होता है? मूल रोम, है ना। मूल रोम द्वारा श्वसन से लेकर संबंधित होती है। निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों का नाम लिखें। पहला है मछली, मच्छर, केचुआ और कुत्ता। तो सबको एक बार एक करके देखते हैं। मछली जो है सो गिल से लेता है, यानी कि जिसको गलफड़े भी कहते हैं। और मच्छर जो है सो ट्रेकिया द्वारा श्वसन लेते हैं। और केचुआ जो है सो त्वचा द्वारा। और कुत्ता जो है सो इंसान की तरह फेफड़ा होता है उनमें, फेफड़ा के द्वारा। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि घोड़ा जो है सो हाँफता क्यों नहीं दौड़ने के बाद? तो क्योंकि उसके शरीर में फेफड़ा नहीं होता है, इसके वजह से वो हाँफता नहीं है। अगला है निम्नलिखित जंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जैसे कि झींगा, चूहा। तो झींगा को जंतु में जो है सो जल से मिलती है और चूहा को वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन, है ना। फुफ्फुस को ढकने वाली झिल्ली का नाम क्या है? फुफ्फुस वर्णी, है ना। फुफ्फुस वर्णी नाम होता है उसका, जो क्या कहते हैं फुफ्फुस को ढकती है, माने कि फेफड़ा को ढकती है। एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? यह एक भोजन के कणों को, है ना, ग्लोटिस में जाने से क्या करता है? रोकता है। टिड्डे में कौन सा श्वसनांग पाया जाता है? ट्रेकिया या फिर श्वसन नलिका। केचुआ किस अंग से श्वसन करता है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े केचुआ जो है सो त्वचा से श्वसन ग्रहण करता है। अगला है सरीसृपों में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? फेफड़ों द्वारा। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस लेता हो। मेढक। श्वसन और दहन में कोई एक समानता बताएं। श्वसन और दहन में कोई एक समानता बताना है तो बताएं। आंसर होगा दोनों ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, दहन और श्वसन। उस पदार्थ का नाम बताएं जो श्वसन के पहले चरण में बनता है ना। पाइरुवेट। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 674 किलो कैलोरी। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। उस एंजाइम का नाम लिखें जो स्टार्च को तोड़ता है ना। आंसर होगा स्लाइवरी माइलेज।
पाइरुवेट के निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है एटीपी का पूरा नाम लिखें। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो इसका आंसर होगा 38 एटीपी अणु बनते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हैं तो आप यही लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। और पीडीएफ आपको अगर पाना है तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल में। ठीक है, अगला टॉपिक आता है वहन के अंतर्गत देखेंगे कुछ वीआईपी क्वेश्चन है जो है सो। पहला, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किस चीज का उत्तरदायी है? जल, खनिज एवं लवण का वहन करने में जो है सो जाइलम का अपना कार्य होता है। अगला है, मानव में परिवहन के लिए उत्तरदायी तंत्र का नाम लिखें। परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? परिसंचरण तंत्र। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है? तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं, मूल रोम के द्वारा। जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है? विसरण। बीजों को जल में भिगोने पर वे किस क्रिया के कारण फूल जाते हैं? अंतःशोषण के कारण। पत्ती और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस पादप संरचना द्वारा होता है? वातारंध्र द्वारा। ठीक है, वातारंध्र द्वारा। अगला है, कोशिकाओं का निर्जलन किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह है बाह्य प्रसारण। अगला है, कोशिका बाह्य तरल का दूसरा नाम क्या है? लिम्फ, है ना, लिम्फ। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? उसका नाम है प्लेटलेटस। ध्यान से देखें, प्लेटलेटस अनुरक्षण का कार्य कैसे करते हैं? यानी कि इसका अपना कार्य अनुरक्षण कैसे करते हैं रक्त का? तो रक्त का जो थक्का बनाकर तथा रक्त से बहने का मार्ग है ना अवरुद्ध करके, मतलब जहाँ से रक्त निकलता है उस जगह को रक्त का थक्का क्या कर देता है? बना देता है प्लेटलेटस, जिसके कारण जो है सो आने वाली खून जो है सो रुक जाती है। मनुष्य में 2 तरल पदार्थों के नाम बताएं जो वहन में शामिल है। पहला है रुधिर, जिसका दूसरा नाम रक्त कह सकते हैं, रक्त भी है। अगला है लसिका। रुधिर का तरल हिस्सा क्या है? प्लाज्मा। मनुष्य के 4 रुधिर वर्गों के नाम लिखें। तो 4 रुधिर मतलब 4 खून के प्रकारों वर्गों का नाम क्या है? ए, बी, ए बी और वो। इसी में ए पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसी प्रकार से। लेकिन रक्त का मूल्य समूह जो है सो 4 होता है, ए बी, ए बी और वो रक्त समूह। ठीक है, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है, कई वर्षों में भी पूछा जा चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी का नाम लिखें। महाधमनी, है ना, महाधमनी। मानव के हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं? तो 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। टोटल मानव के हृदय में 4 चेंबर होता है, उसमें से 2 आलिंद कहलाते हैं और 2 नीले कहलाते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक का नाम बताएं, है ना, तरल संयोजी ऊतक जिसका नाम रुधिर है। मनुष्य के वहन तंत्र के 2 प्रमुख हिस्सों का नाम लिखें। एक अगला है रुधिर और दूसरा है अगला है हृदय और दूसरा है रुधिर वाहिकाएं। मनुष्य के हृदय के 2 प्रमुख हिस्सों के नाम बताएं, आलिंद और निलय। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि कितने चेंबर होते हैं? तो अभी बताया मैंने 4। मछली के हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं? तो 2 होते हैं, है ना, 2 होते हैं। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? लसिका के द्वारा। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम लिखें। रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है?
मैनोमीटर, है ना। अगला टॉपिक है उत्सर्जन, यहाँ से उत्सर्जन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है गुर्दे की उत्सर्जन इकाई का नाम लिखें, विरिक नलिका या नेफ्रॉन, है ना। विरिक नलिका या फिर नेफ्रॉन के द्वारा गुर्दे की उत्सर्जन इकाई का नाम है ये, ठीक है, और इसके द्वारा ही होता है। विरिक का मतलब होता है किडनी। विरिक का मुख क्या है? विरिक मुख के एक सिरे पर स्थित कीप जैसी रचना को विरिक मुख कहते हैं। विरिक द्वार रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को छानने की क्रिया नलिका के किस भाग में होती है? तो उसका नाम है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगला है कशेरुकी प्राणियों के प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें, जिसका नाम है गुर्दा, ठीक है, गुर्दा विरिक। नेफ्रॉन या विरिक नलिका कहाँ पाई जाती है? गुर्दा या विरिक के अंदर। केंचुओं में विरिक कहाँ मिलते हैं? केंचुओं में विरिक पट्टों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा क्या है? मूत्राशय से निकलकर मूत्र एक पेशीय नलिका में आ जाता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रवाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है? मूत्राशय में। कहाँ जाता है? मूत्राशय में। एक कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखें, डायलिसिस, है ना, डायलिसिस। अगला है किन्हीं दो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों का नाम लिखें। अगला पहला है यूरिया और दूसरा है अमोनियम सल्फेट। केंचुओं के उत्सर्जित अंग का नाम लिखें, नेफ्रिडिया। हाइड्रा में अपशिष्ट पदार्थ किस अंग द्वारा विसरित होते हैं? उसका मुख द्वारा विसरित होता है या फिर अस्कुलम द्वारा। पौधे के किन्हीं दो उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखें, रेजिन, गोंद। विरिक की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। निम्नलिखित जंतुओं में उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंगों का नाम लिखें, ठीक है। अमीबा में, टिड्डा में, केचुआ में और फिताक्रीम में, झींगा में। तो अमीबा में संकुचनशील धानी होता है और टिड्डा में माल पीघी नलिका होता है, केचुआ में नेफ्रिडिया होता है, फिताक्रीमी में फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका होता है और झींगा ग्रीन लैंडर्स द्वारा करता है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।